हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का एनसीईआरटी का क्लास 11 का चैप्टर 1 जो कि है मानव विज्ञान क्या है। इसका ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट हमने कल के वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में 1 महीने से काफ़ी कम टाइम है तो सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए और आपके एग्जाम तक सारे एनसीईआरटी क्लास 11 का और क्लास 12 का सारे एग्जाम से पहले आपका टॉपिक कवर कर दिया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी मिल रहा है आपको सिर्फ 201 रुपये में, जिसके अंदर आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। अगर आप एनसीईआरटी का चैप्टर चैप्टर वाइज 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो सिर्फ आपको 151 पेमेंट करना होगा। अगर आपको दोनों चाहिए तो दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 300 पेमेंट करना होगा, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो, अब भी सीरियस हो अपने एग्जाम को लेकर और आज आपका साइकोलॉजी का सीट डिक्लेयर हो चुका है। अप्रॉक्स 1500 प्लस आपके सीट हैं साइकोलॉजी में, तो इससे शानदार मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस बार आपका बीपीएससी 3.0 या स्टेट अच्छे से कंप्लीट करके आप इसमें वैकेंसी में शामिल हो सकते हैं। तो लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। चलते हैं अगले शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है कि मस्तिष्क में गतिविधि पर एक नई दवा के प्रभाव की खोज करने वाले एक मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण से डैश स्तर पर काम कर रहा है। पहला ऑप्शन है एक निम्न, दूसरा है मध्य, ऊपरी या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। जो आपके मस्तिष्क में गतिविधि पर एक नई दवा के प्रभाव को खोज करने वाले मनोवैज्ञानिक एक आपके निम्न स्तर पर काम कर रहा होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक की परिभाषा का प्रमुख तत्व है। पहला ऑप्शन है केवल मानव व्यवहार का अध्ययन करना, या ऑप्शन बी केवल अवलोकन योग्य व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करना, ये ऑप्शन सी जीव विज्ञान और आनुवंशिक के प्रभाव को नज़रअंदाज करना, या ऑप्शन डी व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं दोनों को अध्ययन करना। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कल के मैंने वीडियो में आपको मनोविज्ञान की परिभाषा बताई थी, जो कि आपके व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं दोनों का अध्ययन करना आपका मनोविज्ञान कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और जहाँ पर आपका सिर्फ केवल वर्ड दिखे तो आपका नेगेटिव वर्ड होता है। ऐसे ऑप्शन कभी भी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे ऑप्शन को आप पहले ही निगलेक्ट कर देना, मतलब क्रॉस कर देना। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य व्यवहार को प्रभावित करने में अचेतन इच्छाओं और संघर्षों की भूमिका पर जोर देता है। पहला ऑप्शन है व्यवहारिक, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषण, या ऑप्शन डी मानवतावादी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी मनोविश्लेषण। क्या आप बता सकते हैं कि व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया था। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, ये चारों आपके व्यवहारिक सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है, तो पियाजे ने दिया है। मनोविश्लेषण किसने दिया है, तो आपके सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है, इसे भी याद रखिएगा। मानवतावादी किसने दिया है, तो मानवतावादी आपके अब्राहम मास्लो ने दिया है। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा, अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो और कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है, तो आवश्यकता का सिद्धांत आपके अब्राहम मास्लो द्वारा दिया गया था। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। चारों पॉइंट से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। जितना मैं पॉइंट बोल रहा हूँ सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलग अलग एक ही सिचुएशन में अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं, इसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एकाधिक निर्धारक, ऑप्शन बी है मूल निवासीवाद, या ऑप्शन सी एस्पिशन प्रभाव, या ऑप्शन डी व्यक्तिगत मतभेद। जैसे कि अगर आपके बारे में अगर 10 लोगों से कह दिया जाए कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दें, तो हो सकता है कि 10 लोगों में से 10 लोग अलग-अलग आपके प्रति ख़्याल रखते हो या अपने सोच रखते हो। हर किसी का सोच सेम नहीं होता है।
हर 10 लोगों का सोच अलग-अलग हो सकता है, तो उसको हम व्यक्तिगत मतभेद के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द टेबुलर रस व्यवहार को आकार देने में किसके महत्व पर प्रकाश डालता है? पहला ऑप्शन है जीन, अनुभव, प्रकृति या ऑप्शन डी पूर्व नियति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो आपका एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस पे आपका व्यवहार को आकार देने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। आपके एनसीईआरटी क्लास 11 में जब आप थ्योरी पढ़ोगे एनसीईआरटी का, तो उसमें आपको इसमें डिटेल में दिया गया है व्यवहार के आकार के बारे में, तो आप उसे पढ़ सकते हो। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और आपके पास काफ़ी कम टाइम है, तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एनसीईआरटी का बुक लेकर बैठ जाओगे, तो अगर आपने पहले से पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, तो आप मेरे हिसाब से आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज़ पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। हर सारे चैप्टर से जितने क्वेश्चन पॉसिबल थे, सारे क्वेश्चन को बनाकर आपको सेट बनाया गया है। इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एनसीईआरटी से आउट ऑफ सिलेबस हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने छोड़ा भी नहीं है। हर क्वेश्चन चैप्टर से जितना पॉसिबल था, सारे क्वेश्चन को हमने निकाल लिया है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ रहे हो, तो अभी से लेकर मत बैठना। अगर आपने पहले से क्लास स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी से एनसीईआरटी बुक लेकर बैठोगे, तो उसी में आप उलझ जाओगे और आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। ये मेरा सजेशन है। अगर आपको लगता है कि आप 1 महीने के अंदर एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे, तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी करने के लिए आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है कि 1 महीने से जो 15-20 दिन का आपका टाइम है पेपर होने में, अगर आप उसमें कंप्लीट कर सकते हो, तो आप उसका बुक लेकर आराम से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डाउट है कि अगर आपसे कंप्लीट नहीं होगा, अभी से स्टार्ट करोगे तो मेरा उम्मीद से कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे अच्छा है, जितने भी आपके एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, तो वीडियो के माध्यम से आप पूरा वीडियो देख सकते हो, या आप इसका प्रैक्टिस सेट 150 में लेकर अपने तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, या कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड या कोई भी आपके माइंड में डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फोरेंसिक मनोविज्ञानी के अध्ययन करने का सबसे अधिक संभावना क्या होगी? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षदर्शी स्मृति की सटीकता, खरीदारी व्यवहार पर विज्ञापन का प्रभाव, डिसीजन लेने पर हार्मोन का प्रभाव, या ऑप्शन डी सीखने की शैलियों में लिंग अंतर। आपने देखा होगा, नाम सुना होगा फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक, जो आपके साइंटिस्ट होते हैं, जो भी जांच पड़ताल करने के लिए एक टर्म होता है, जो कि जितने भी आपके माइक्रो आइटम होते हैं, जितनी भी छोटी चीज़ें होती हैं, उन्हें काफ़ी ध्यान से देखते हैं और उन्हें हमेशा हर एक छोटी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली चुनते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रकृति के लिए और डैश पोषण के लिए है। पहला ऑप्शन है प्लेटो और अरस्तु, अरस्तु और प्लेटो, ऑप्शन सी है प्लिनी और आर्किमिडीज, या ऑप्शन डी एस्टारोस और प्लिनी। आपने सुना होगा नाम प्लेटो और अरस्तु का। प्लेटो कौन थे? तो प्लेटो आपके एक वैज्ञानिक थे, एक फिलोसोफर थे, ठीक है? याद रखिएगा, प्लेटो एक फिलोसोफर थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही राज्य में नैतिक व्यवस्था को बनाए रखना संभव है। और अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु आपके ग्रीक के फिलोसोफर थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। प्लेटो जो है प्रकृति के लिए है, और अरस्तु पोषण के लिए माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 36 है, डैश ये विश्वास है कि मन मौलिक रूप से शरीर से भिन्न होता है। पहला ऑप्शन है मानसिकवाद, दैतवाद, केंद्रीयवाद, या ऑप्शन डी विशेषता। आपको बताना है कि किसके अनुसार मन और आपका शरीर दोनों अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, दैतवाद। दैतवाद क्या होता है? दैतवाद ये सोच तो अच्छा या बुरा या नेगेटिव देने एक साथ सोचता है। मतलब दैतवाद उसे कह सकते हो जो आपके मन को कंफ्यूज करता है। कभी कभी आपका मन कहता होगा कि ये अच्छा है, और कभी कभी कहता है बुरा है। मतलब
जब आप दोनों में से कोई अच्छा डिसीजन ले नहीं पाते हो तो उसे द्वैतवाद कहते हैं, जो कि आपके शरीर से काफ़ी भिन्न होता है। आपके मन मौलिक रूप से शरीर से इसे अलग माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी की जानकारी को एनकोड करना, संग्रहित करना और उसे पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कंडीशनिंग, स्मरण करो, धारणा या ऑप्शन डी अनुभूति। किसी भी जानकारी को आप उसे एनकोड करते हो, फिर उसको आप सेव करते हो और उसे प्राप्त करने के लिए फिर से आप उसे रिफोर्समेंट ट्राई करते हो, तो उसको हम अनुभूति कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। जैसे अनुभूति को आप इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कह सकते हो, जिसके बारे में स्किनर ने काम किया था, ठीक है। अगर यहाँ पर कंडीशनिंग जो है, कंडीशनिंग आपके पावलोव ने काम किया था, इसे भी याद रखिएगा। और अनुभूति आपके जिसे ऑपरेंट वर्ड भी यूज किया जाता है, जो कि आपके स्किनर ने इसे बात किया था ऑपरेंट रिफोर्समेंट थ्योरी के बारे में। ये सारे पॉइंट को आप इसे याद रखना। क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में कौन सा मनोविज्ञान का प्रमुख लक्षण नहीं है? काफ़ी आसान सा सवाल है। आपको बताना है कि मनोविज्ञान का कौन सा लक्षण नहीं है इन 4 ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है व्यवहार को समझना और समझाना। सेकंड ऑप्शन है व्यवहार की भविष्यवाणी करना। या ऑप्शन सी व्यवहार को नियंत्रित करना और हेरफेर करना। या ऑप्शन डी व्यवहार का अवलोकन करना। तो आपको पता होगा मनोविज्ञान का कभी भी लक्ष्य नहीं है व्यवहार का अवलोकन करना। अवलोकन करने का मनोविज्ञान में इसे बहिष्कार किया गया है। मैंने आपको 2 दिन पहले पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है, मनोविज्ञान वो विद्यालय जिसका लक्ष्य अनुभव को मूल तत्वों की पहचान करना है, उसे क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका अनुभववाद, दैतवाद, कार्यात्मकता या ऑप्शन डी संरचनावाद। तो आपको आंसर दिख रहा होगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इसमें किसी का भी गलती नहीं होगा क्योंकि आंसर ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। और आप लोग कोशिश कीजिएगा तुक्का ना लगाने का, क्योंकि आप तुक्का लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी आप तुक्का लगाकर अपने आप को खुश कर लोगे। लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे वहाँ पर तुक्का काम नहीं चलेगा। तुक्का तब लगता है जब आपकी 50% या 60% आपकी तैयारी हो। अगर आपने 0% तैयारी किया हुआ है तो उस टाइम तुक्का भी काम नहीं आता है। तुक्का लगाने के लिए आपके पास कम से कम 50 से 70% की तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद आप जाकर तुक्का लगाओगे तो वो आपका सही हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आप कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो और जाकर तुक्का लगाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी आपके पास टाइम है, इस पे थोड़ा बहुत मेहनत करो, आराम से पेपर क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद आराम की चैन की ज़िंदगी आप ऐशो-आराम से रह सकते हो। थोड़ा-सा कष्ट करो, अब बाद में आराम से एन्जॉय करोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन-सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत विकास पर महत्वपूर्ण जोर देता है? पहला ऑप्शन है व्यावहारिक, संज्ञानात्मक, मानवतावादी या ऑप्शन डी जैविक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, मानवतावादी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो कि 20वीं शताब्दी के मध्य इसे काफ़ी फेमस हुआ था। ये थ्योरी कौन दिया? ये थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत और बीएफ स्किनर के व्यवहारवाद के जवाब में सामने आया था मानवतावादी। और आप बता सकते हो मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, मानवतावादी सिद्धांत आपके अब्राहम मास्लो ने दिया था। और अब्राहम मास्लो आवश्यकता का सिद्धांत भी आप मतलब दिया गया था, इसे भी याद रखिएगा। जब आप एक चीज़ दूसरे चीज़ से रिलेट करते हो तभी जाकर आपको पूरा अच्छे से याद होता है। सिर्फ़ आंसर याद करोगे, आज याद करो कल भूल जाओगे। इसीलिए कहता हूँ कि हर एक पॉइंट को आप नोट डाउन करते रहो। जैसे कि व्यावहारिक मैंने कई बार आपको बताते रहता हूँ कि इसी तरह मुझे भी याद रहता है और आपको भी याद हो जाए। वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक और पावलोव। संज्ञानात्मक पियाजे, मानवतावादी आपके अब्राहम मास्लो। ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश संरचनावाद से थे और डैश
प्रकार्यवाद से था। आपको बताना है कि संरचनावाद और प्रकार्यवाद कौन-कौन वैज्ञानिक ने दिया था। पहला ऑप्शन है वुंड और टिचनर, वुंड और जेम्स, जेम्स टिचनर या ऑप्शन डी मिलनर और थॉमसन। ये भी सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछा गया था, इसे भी याद रखिएगा। तो आपने नाम सुना होगा वुंड का, ठीक है? वुंड आपका एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर माने जाते हैं, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी बोला जाता है। याद रखना जो वुंड है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि मॉडर्न ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी आपके विलियम वुंड को माना जाता है, जिनका जन्म 16 अगस्त 1832 में हुआ था, ठीक है? अगर 1832 या 1833 में बोला जाता है, लेकिन 1832 ही होना चाहिए। 1832 में इनका जन्म हुआ था विलियम वुंड को, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और टिचनर कौन थे? तो टिचनर ने कई सालों तक आपके विलियम वुंड के साथ काम किया था, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जिन्होंने संरचनावाद और प्रकार्यवाद की परिभाषा दी थी, सिद्धांत दिया था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर बी हो दिखा रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना वुंट और जेम्स, ठीक है? जहाँ तक मुझे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लग रहा है, लेकिन इसमें आंसर बी दिया गया है, तो वुंट तो आपका सही है, लेकिन टिचनर और जेम्स में कन्फ्यूजन है। तो एक बार आप गूगल कर लेना, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ए लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ इसमें बी दिया गया है तो क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है? इसको हम कन्फ्यूज रख रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के किस विद्यालय का मानना है कि मन की वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना असंभव है? पहला ऑप्शन है प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद या ऑप्शन डी समाजवाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, व्यवहारवाद। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ सारे लोग जाकर अभी वीडियो को लाइक कर दो। प्लीज़ आप लोग कोशिश करो मुझे बार-बार बोलना ना पड़े आपको लाइक करने के लिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। इस एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए 15 से 20 दिन लगे हैं, तब जाकर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत को समझो। जितने लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसी एनसीईआरटी आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डेटा जब डेटा सेट में अधिकांश स्कोर मध्य के आसपास क्लस्टर होते हैं, तो इस प्रकार वर्णित किया जाता है। पहला ऑप्शन है तिरछा, सकारात्मक रूप से तिरछा या नकारात्मक रूप से तिरछा या ऑप्शन डी सामान्य रूप से विपरीत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सामान्य रूप से विपरीत। अगला क्वेश्चन है, बिजली का झटका लगना डैश का उदाहरण होगा, जबकि भयभीत होना डैश का उदाहरण है। तो अगर आपको बिजली का झटका लगा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से बता पाओगे, या फिर आपको कभी भूतों से या किसी चीज़ से डर लगा होगा तब भी आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है उत्तेजना, प्रतिक्रिया, सजा, इनाम, प्रतिक्रिया, भावना या ऑप्शन डी शुद्धिकरण और उत्तेजना। तो बिजली का झटका लगना आपको एक उत्तेजना जैसा लगता है। आपको जब झटका लगता है तो एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है, ठीक है? और जब आपके भयभीत होते हैं, जब किसी चीज़ से आपको डर लगता है, तो उस पे आपका सडनली रिएक्शन होता है, ठीक है? तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पुला ब्रिटिश और चीनी माता-पिता के बीच बच्चों का पालन-पोषण के तरीकों में अंतर का पता लगाना चाहते हैं, वो संभवतः एक क्या है? जैसे कि एक डॉक्टर पूरा ब्रिटिश हैं और चीनी माता-पिता के बीच उनके बच्चे को पालन-पोषण को ध्यान में देखते हुए उसमें अंतर पता लगाना चाहते हैं। तो किस तरह पता लगा सकते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोवैज्ञानिक या ऑप्शन सी संज्ञानात्मक एग्नोनोमिक मनोवैज्ञानिक या ऑप्शन डी सामाजिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक। मैंने आपको इसका
आंसर मैंने 2 दिन पहले बता चुका हूँ और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। तो आपको बताना है कि सामाजिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको 2 दिन पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था लेव वागिट्सी के बारे में, जिन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत दिया था। तो नाम इनका याद रखिएगा क्योंकि सवाल आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है और सामाजिक संस्कृति से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति को डैश करना और पोषण को डैश करना कहलाता है। ये सवाल हमने कल के वीडियो में भी कंप्लीट किया हुआ है, तो इसका आंसर आप बिना ऑप्शन देखे भी बता सकते हो। जो कि आपका नेचुरल होता है वो आपका क्या होता है? जीन होता है। जीन मतलब जो आपका हेरिडिटी होती है, जो कि आपके फैमिली में माता पिता से जो आता है उसे जीन कहते हैं, जो कि उस प्योर होता है। ठीक है, आपका जो नेचुरल होता है वो काफ़ी प्योर होता है आपके जीन की तरह। तो पहला ऑप्शन में हो जाएगा जीन। प्रकृति को जीन करना और पोषण को इन्वायरमेंट या पर्यावरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसमें ऑप्शन में दिख जाए जीन और पर्यावरण, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड ने लोगों को व्यक्तित्व के आकार देने में डैश की भूमिका पर जोर दिया था। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र इच्छा, अचेतन इच्छाएं, हार्मोन या ऑप्शन डी समूह प्रभाव। फ्रॉइड साहब ने सीखने के 3 नियम बताए थे। पहला आपका ईद, ईगो और सुपर ईगो, जिसे आप चेतना, अचेतन और अचिताएं, इनके 3 टर्म थे। तो अचेतन इच्छाएं आपके फ्रॉइड साहब का दिया हुआ एक वर्ड है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विकासवादी मनोविज्ञान की जड़ें कहाँ पर हैं? पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, सामूहिकता, कार्यात्मकता या ऑप्शन डी संरचनावाद। जितने लोग साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के लिए जो भी बेसिक तैयारी कर रहे हैं, डेली आपको जीके और जीएस करंट अफेयर का डेली आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो आप वीडियो ज़रूर देख लेना। और आप लोग के लिए लैंग्वेज पेपर का भी क्लास चल रहा है, जो कि आपके 30 नंबर के क्लास पूछे जाते हैं, जिनमें आपको 9 नंबर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। तो दोनों वीडियो ज़रूर देख लेना। स्पेशली आप जीके जीएस ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। तो सारे लोग आप जीके जीएस का वीडियो ज़रूर देख लेना। वीडियो के प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया गया है, जाकर ज़रूर चेकआउट करना। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, सामूहिकता, कर्मतक्ता या ऑप्शन डी संरचनावाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कर्मतक्ता। अच्छा ये बताओ, विकासवादी सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग बता सकते हो कि विकासवादी सिद्धांत किसने दिया था? मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने विकासवादी सिद्धांत आपके चार्ल्स डार्विन ने दिया था। याद रखना, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने विकासवाद सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और विकासवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं चार्ल्स डार्विन, जिसने प्रतिपादित किया था विकासवाद को। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में स्वतंत्र चर क्या है? चर मापा जा रहा है, वो चर जिसमें हेरफेर किया जाता हो, प्रयोग का नतीजा या ऑप्शन डी नियंत्रण समूह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनानी दार्शनिक डैश का मानना था कि ज्ञान अनुभव और सीखने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो आपको बताना है कि यूनानी दार्शनिक कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि ज्ञान अनुभव और सीखने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो जस्ट मैंने आपको बताया था, इसे आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आर्किमिडीज, रूसो, प्लेटो या ऑप्शन डी अरस्तु। तो आपके यूनानी वैज्ञानिक थे आपके अरस्तु।
तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और इसमें आप लोग गलती करोगे मुझे पता है। अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे इसका आंसर आप बता पाओगे क्योंकि जस्ट मैंने आपको डिफाइन किया था जीन और पर्यावरण। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। डैश प्रकृति है और डैश पोषण के लिए। पहला ऑप्शन है पर्यावरण और जीन, चेतन और अचेतन। ऑप्शन सी है अशुद्धि और अस्टिकता, या ऑप्शन डी जीव विज्ञान और अनुभव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ए आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने पिछले आप क्वेश्चन में बताया था इसका राइट आंसर ऑप्शन पर्यावरण और जीन होगा। क्योंकि इसमें आंसर डी इसलिए होगा क्योंकि पहले ऑप्शन दिया प्रकृति। प्रकृति क्या होता है आपका जीन होता है और जीन कहाँ पर है आपका सेकंड टर्म में है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, यहीं पे हो गया। अगर क्वेश्चन पहले होता और प्रकृति आपका लास्ट में होता तब जाकर आपका आंसर सही हो जाता। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है नेचुरल, तो नेचुरल कौन है आपका जीव विज्ञान, और क्वेश्चन क्या है आपका अनुभव। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन होता है यहाँ पर क्वेश्चन होता और यहाँ पर प्रकृति यहाँ पर होता तब आपका आंसर राइट आंसर ए होता, या फिर जीन यहाँ पर होता और पर्यावरण यहाँ पर होता तब आपका राइट आंसर ए होता। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो क्वेश्चन 51 और पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था दोनों क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, आपको क्वेश्चन में डिफरेंट दिख जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करो और सारे ऑप्शन को आप ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है शुद्धिकरण के लिए दूसरा शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है प्रोत्साहन, इनाम, प्रतिक्रिया, या ऑप्शन डी शर्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इनाम। अगला क्वेश्चन है पूर्वी एशियाई संस्कृतियां डैश की ओर अधिक उन्मुख हैं, जबकि पश्चिमी संस्कृतियां डैश की ओर अधिक उन्मुख होते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सारे ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्वी एशियाई संस्कृतियां सामूहिकता की ओर अधिक उन्मुख हैं, और जबकि पश्चिमी संस्कृतियां व्यक्तिवाद की ओर ज़्यादा अधिक उन्मुख होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। बस और दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसके बाद आपका पहला चैप्टर क्लास 11 का खत्म होता है। लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। वाटसन और स्किनर दोनों ने मनोविज्ञान के किस स्कूल में योगदान दिया है। काफ़ी आसान सा सवाल है। अगर मैंने इतनी बार बता चुका हूँ कि अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए, तो इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। तो याद रखना वाटसन और स्किनर आपके जहाँ पर व्यवहारवाद है वहाँ पर वाटसन स्किनर दिखे, आप आंसर आँख बंद करके टिक आउट कर देना। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शोध पद्धति में बिना किसी हस्तक्षेप के प्राकृतिक वातावरण में व्यवहार का अवलोकन और रिकॉर्डिंग शामिल है। पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण, केस स्टडी, प्रयोग, या ऑप्शन डी प्रकृतिवादी अवलोकन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर फाइंड कर लोगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। पहले चैप्टर में टोटल आपके 55 क्वेश्चन थे। क्लास 11 का पहला चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। 2 वीडियो में हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट किया है। कल के वीडियो में आपका क्लास 11 का चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप सच में सीरियस हो बिहार स्टेट बीपीएससी 3.0 को क्लियर करने के लिए, तो आप लोग इसका नोट्स ले सकते हैं सिर्फ ₹201 में। अगर आप एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो सिर्फ आपको 151 आपको पे करने होंगे। अगर आपको दोनों चाहिए जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में आपको थ्योरी दिया जा रहा है, और उसके बाद आपको एक 151 में पूरा डिटेल में दिया जा रहा है क्लास 11 क्लास 12 का, सिर्फ ₹301 में, जो कि आपके पॉकेट मनी और आपके डेली खर्चे से काफ़ी कम है। इतने कम रेट में देने का पीछे मेरा रीज़न बस यही है
कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ, कोई भी कमी ना हो जाए आपके तैयारी में। अगर कोई भी आपको डाउट है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन लिख कर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई दी जाएगी। मेरे तरफ से जितना भी हो सकता है आप लोग के लिए फुल सपोर्ट है। बस आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। आप लोगों से बस मुझे यही चाहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है क्वेश्चन बनाने में, तो आप लोग के लिए सब कुछ मेहनत किया जा रहा है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी आपके भाई-बहन किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, मेरा नंबर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा उनके पास। हर सब्जेक्ट का काफ़ी कम रेट में आपके नोट्स अवेलेबल है, चाहे 1 टू 5, क्लास 6 टू 8, 9, 10, 11, 12 सारे सब्जेक्ट का नोट्स और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। तो इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।